मेरे पेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों व साथियों को हृदय से आभार। आज हम ग्रामर में समास पढ़ रहे हैं, अव्ययीभाव समास जो 3 नंबर का है। इससे पहले 3 समास थे सिलेबस में, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययीभाव। तो 2 हटा दिए और 1 रखा है। कौन सा रखा है? अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। कितने अंक का है? 3 अंक का है। ठीक है। अब देखिए समास में क्या होते हैं। समास इसी को समझ लें अच्छे से, है ना। अव्ययीभाव समास, इसकी परिभाषा ये होती है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद अवयव आता है। कौन सा आता है? पहला पद अवयव आता है। तो अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अवयव पद प्रधान होता है। ठीक है। और तो अवयव आता है और अंतिम पद आता है संज्ञा शब्द। कौन सा आता है? संज्ञा शब्द। ठीक है। अच्छा, परिभाषा है समस्त पद की। तो जब आप ये मान लीजिए कि यदि समस्त पद आ रहा है, कौन सा आ रहा है? समस्त पद आ रहा है, तो समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, है ना। यानी कि पूर्व पद, ठीक है, और उत्तर पद। कौन से पद होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी अंतिम पद। तो ये जो परिभाषा लिखी हुई है किसकी है? समस्त पद की है। तो आप मान लीजिए समस्त पद यानी बंधा हुआ एक शब्द, ठीक है ना। फिर आप उसको अलग अलग करते हो। तो समस्त पद में क्या होता है कि जो पूर्व पद आता है वो आता है अव्यय, और आगे क्या आता है? संज्ञा पद। ठीक है ना। ये मान लो एक शब्द आ गया। एक शब्द में ही 2 पद होते हैं, एक तो अवयव पद होता है और दूसरा संज्ञा पद होता है। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि पहचान कैसे करनी होती है अव्ययीभाव समास की, है ना। तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास में जो अवयव आते हैं उसमें 6 अवयव है। कितने अवयव है? 6। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। 6 अवयव में से पहला अवयव अनु, दूसरा उप, तीसरा निर, चौथा से, पांचवा यथा और नंबर 6 प्रति। ठीक है। अनु, उप, निर, से, यथा और प्रति, 6 अवयव है ना। अब ये देखिए, यदि मान लो समस्त पद आएगा तो ये 6 अवयव आते हैं, यानी 6 में से कोई एक पद जरूर होगा। ठीक है। संज्ञा पद असंख्य है, कोई भी आ सकता है। हम पहचान करते हैं अवयव पद से, तो हमें पता चलता है कि यदि अनु, उप, निर, से, यथा और प्रति में से कोई एक पद है तो हमें पता चलता है कि समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। ठीक है। और विशेष तौर 9th वाले बच्चे उनके लिए भी है, वो भी विशेष तौर से ध्यान दें इन पर कि जब अव्ययीभाव समास में समस्त पद की पहचान करते हैं वो किससे करते हैं? अवयव पद से। यानी समस्त पद की पहचान पहले पद से होगी। ठीक है ना। और पहले पद में ये 6 अवयव आते हैं, अनु, उप, निर, से, यथा और प्रति। आप इनको अच्छे से रिपीट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। तो ये हो गई समस्त पद की पहचान। किससे होती है? पहले पद से। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यदि समास विग्रह आता है। क्या आता है? समास विग्रह। ठीक है। तो समास विग्रह में क्या होता है? पहला पद आता है संज्ञा पद। क्या आता है? संज्ञा पद। ठीक है ना। उसके साथ विभक्ति लगी हुई आती है। तो ये तो हो गया एक पद। और उसके बाद जो दूसरा पद आता है उसमें अव्यय का अर्थ आता है। क्या आता है? अवयव का अर्थ।
ठीक है, यानी पहले संज्ञा पद और फिर विभक्ति जुड़ी होती है, उसके बाद अवयव का अर्थ आता है, ठीक है ना। तो समास विग्रह में पहचान करते हैं अवयव के अर्थ से। किससे करते हैं? अवयव के अर्थ से, ठीक है ना। अब देखिए, अब अवयव के अर्थ जो है, जैसे पहला कौन सा है, हम वापस शुरू से ले लेते हैं, ठीक है ना। कर्म से अनु, अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्यम। क्या अर्थ होता है? पश्चात या योग्यम, ठीक है। दूसरा है उप, उप का अर्थ होता है समीपम। क्या उप का अर्थ क्या होता है? समीपम, ठीक है। तीसरा है निर, निर का अर्थ होता है अभावे, निर का अर्थ होता है अभावे। आगे से है, से का अर्थ होता है सहितम। आगे यथा, यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, ठीक है। और जो आगे प्रति है उसमें क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द है वो 2 बार आता है। क्या आता है? संज्ञा शब्द 2 बार आता है, उसके बाद क्या आता है? प्रति। तो समस्त पद की पहचान अवयव पद से, ये 6 अवयव हैं। और समास विग्रह की पहचान हम करते हैं अवयव के अर्थ से। तो समस्त पद की पहचान करते हैं पहले पद से और समास विग्रह की पहचान करते हैं अंतिम पद से, ठीक है। तो ये तो पहचान हो गई। ऐसे हम नाम लिख सकते हैं, नाम लिखने का आधा नंबर है, ठीक है। समस्त पद या समास विग्रह का फिर आधा नंबर है, ठीक है। तो अब देखो 10th वाले, अब आपके अविभाव समास एक ही है, ठीक है, वो भी 3 नंबर का है। तो 2 समस्त पद या 1 समास विग्रह, या 1 समास विग्रह और 2 समास विग्रह या 1 समस्त पद, ठीक है ना। तो कैसे भी आ सकता है। तो नाम लिखने का तो 1.5 नंबर हो गया, पहले से ही नाम लिख रहे हो आप। अब देखिए, अब हम कर्म से पढ़ते हैं। अर्थ आपको पता चल गया, ठीक है। अनु का अर्थ पश्चात या योग्यम, उपकार समीपम, निर का अर्थ अभाव, से का अर्थ सहितम, यथा से अनतिकर्मीय और प्रति से संज्ञा शब्द 2 बार, ठीक है। अब देखिए, अब हम वापस पहले को पढ़ते हैं अच्छे से। पहला कौन सा है? अनु, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्यम, ठीक है। क्या अर्थ होता है? पश्चात या योग्यम। तो अर्थ याद हो गया, अनु का अर्थ पश्चात या योग्यम होता है। अब देखिए विभक्ति कौन सी लगती है। अब देखो मूल बात यह है कि विभक्ति का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो इसमें जो विभक्ति आएगी वो आएगी षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अनु अर्थ पश्चात या योग्यम लिखना है। अच्छा, संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति लिखती, मैंने आपको बताई। यदि आप समस्त पद से वापस समास विग्रह कर रहे हो तो यहाँ पहले संज्ञा शब्द को लेना है, मूल शब्द, ठीक है। फिर यहाँ विभक्ति लगानी है और विभक्ति लगेगी इस अवयव के आधार पर, ठीक है ना। जो भी आगे अवयव आता है सब में अलग अलग विभक्ति है, जो आया हुआ है उसके अनुसार विभक्ति लगेगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अनु आया हुआ, ठीक है ना, तो अनु में विभक्ति कौन सी लग रही है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ठीक है ना। तो आगे हम वापस हम संज्ञा शब्द को पहले लिखेंगे, उसके साथ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे एक वचन की, और फिर आगे अनु का अर्थ लिखेंगे। तो अब देखिए, यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के शब्द आते हैं। आप मान लीजिए ना, 4 प्रकार के शब्द आएंगे। उसमें आप ये मान लीजिए, हम सीधा शॉर्ट तरीके पढ़ लेते हैं। यदि अकारांत पुल्लिंग का शब्द होता है, मान लीजिए ना, अकारांत पुल्लिंग का यदि शब्द होता है तो मूल शब्द के साथ क्या जोड़ना? संज्ञा शब्द के साथ अस्य जोड़ना, ठीक है। और यदि आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द आ जाए तो हमें जोड़ना है आ या, ठीक है। और यदि इकारांत का आ जाए, सॉरी, इकारांत का आ जाए तो इकारांत में क्या करना है? ई हटा करके हमें ए जोड़ना है। और यदि उकारांत का आ जाए तो हमें ऊ हटा करके ओ जोड़ना, ठीक है। तो अकारांत का अस्य, अकारांत का आ या आगे विसर्ग, इकारांत का ए आगे विसर्ग, और उकारांत का ओ आगे विसर्ग, ठीक है। अब देखिए, अब
कितने प्रकार के उदाहरण शब्द हो गए? 4 प्रकार के। तो उदाहरण भी 4 प्रकार के आते हैं। अब आपको ये पता रखना है कि अनु में अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग का उदाहरण नपुंसकलिंग के एक वचन में आता है। नपुंसकलिंग एक वचन में आता है, ठीक है। यानी अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग किस में आता है? नपुंसकलिंग एक वचन में आता है, जहां सर्वत्र में जुड़ा होता है, ठीक है ना। और यदि इकारांत और उकारांत का आ रहा है, यदि इकारांत का आ रहा है, ठीक है ना, तो इकारांत में शब्द के पीछे ई आएगा। और यदि उकारांत का आ रहा है तो उकारांत में भी शब्द के पीछे ऊ आएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ कैसे करनी है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर 4 उदाहरण लिख देता हूँ ना। जैसे मान लो अकारांत का हमने उदाहरण लिख दिया कि अनुग्रहम, है ना। अब अकारांत और अकारांत में से अच्छे से पहचान करनी है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया अनुलतम, मान लीजिए ना, अनु हरि और अनु विष्णु। अब देखो उकारांत में ऊ है, पता लग रहा है, इकारांत में ई है, पता लग रहा है। लेकिन अकारांत और अकारांत में दोनों एक जैसे, मैंने यह कहा था ना कि अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग का उदाहरण है वो नपुंसकलिंग एक वचन में आता है, जहाँ सर्वत्र में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। लेकिन इकारांत आएगा तो ई लगा हुआ आएगा और उकारांत आएगा तो ऊ लगा हुआ आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें ये तो सरल से हो गई। इकारांत में हमने क्या कहा था कि ई हटा करके ए करना है, तो हरी है, ई हटा कर ए कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पर हरे। और अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, योग्यम का अर्थ योग्यता में होता है, ज्यादातर पश्चात का ही होता है।